नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना भट्टाचार्य और मैं आप सभी का भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी को भेजा है श्यामला चक्रवर्ती ने और उन्होंने ये लिखा है कि ये घटना उनकी एक सहेली के साथ घटी है। उनकी और एक गुजारिश ये भी है कि हम इस कहानी के स्थान, काल और पात्र को बदल दें। अगर आप भी हमसे अपनी कोई कहानी या किस्सा शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आइएगा ज़रूर। हमारे इस चैनल को आप सभी की ज़रूरत है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है उदालगुड़ी बागान। आज से करीबन 7 साल पहले 2011 के वक्त में, अक्टूबर का महीना होगा शायद, हम लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करके हम लोगों ने सब प्लान बनाया था कि इस बार कुछ अलग करते हैं। हर बार दुर्गा पूजा के बाद घर में बहुत बड़ा पार्टी होता था। पापा, दादी, मम्मी और दूर के ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस के लोग सब आते थे। लेकिन इस बार दादा के गुजर जाने के कारण हम सब चुपचाप थे। दादी का मन बहुत उदास था, इसलिए हमने सोचा कि चलिए कुछ ऐसा करते हैं ताकि आसपास के लोगों को भी हम बुरे ना लगे और दादी का भी मन बहल जाए। जी हाँ, ये बात सच है कि आसपास के लोगों को बुरा ना लगने का कारण ये है कि लोग वहाँ पे थोड़े से कंजर्वेटिव थे। वो लोग ये सोचते थे कि दादाजी गुजर गए, फिर इस बार पूजा भी सेलिब्रेट करना है और फिर पार्टी भी करनी है। तो इसीलिए पापा ने घर पे ये डिसाइड किया कि इस बार हम पूजा यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो ये पहली बार हुआ कि हम लोगों ने कोलकाता छोड़ पूजा कहीं और सेलिब्रेट करने का सोच लिया। लेकिन ये सेलिब्रेशन हम पे बहुत भारी पड़नी थी। खैर, अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहाँ जाना है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मत था। किसी ने कहा कि चलो उत्तराखंड घूम के आते हैं, किसी ने कहा कन्याकुमारी, तो किसी ने कहा पुडुचेरी। पर दादी ने बताया था कि पहले जब दादाजी काम किया करते थे रेल में, जी हाँ, वो पहले के ज़माने में रेलवे डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। और पहले के ज़माने से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ब्रिटिश के ज़माने के लोग थे और वो तब से इंडियन रेलवेज़ की सेवा में थे। तो दादाजी का यह खिंचाव रेलवे के प्रति कुछ कम था, लेकिन उस बागान के प्रति कुछ ज़्यादा ही था। खैर, ये हम लोगों को तो कुछ इतना पता नहीं था, पर दादी ने बताया था कि दादाजी उदालगुड़ी बागान से काफ़ी जुड़े हुए थे। वहाँ में ऐसे कई सारे लोग थे जो रिश्तेदार तो नहीं थे, पर रिश्तेदार से बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इस बार दादी का मन बहलाया जा रहा है तो हमें उनका कहा मान लेना चाहिए। हम सब लोगों ने कोलकाता से असम के लिए टिकट कटवा ली। और जी हाँ, हमारे यहाँ पे एक भैया है जिनको ट्रेन से बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोगों ने कहा कि आप फ़्लाइट करके चले जाइए। पर क्योंकि इस बार सिचुएशन कुछ अलग था, इसीलिए भैया ने कहा कि नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए, हम टोटल 17 लोग थे। हम लोगों ने पैकिंग शुरू की। पूजा के लिए अब बस 2 ही दिन बचे थे। हमने पैकिंग शुरू की, सामान खरीदा, दादी के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े लिए, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन यही था कि दादी को लेके घूमना है, उनका मन बहलाना है, उन्हें खुश करना है और जितना तक हो सके दादाजी के यादों से दूर लेके जाना है। पर हमें यह पता नहीं था कि यह ट्रिप हमारे लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। हम लोग निकल चुके थे और पहुंच गए थे हम लोग गुवाहाटी में। जाके वहाँ पे उतरे, दादी बहुत खुश हो गई। दादी ने कहा था कि 1988 को लास्ट दादी गुवाहाटी की एयरपोर्ट से अपना सफ़र कर चुकी थी कोलकाता के लिए। तो यह बहुत ही यादगार होने वाला है। पता नहीं फिर वो कब यहाँ पे आ पाए।
हम लोगों ने वहाँ से तय किया कि ना बस, ना ट्रेन, ना ऐसा कोई दूसरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन हम लोग लेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ खुद से गाड़ी ड्राइव करेंगे और उदालगुड़ी पहुंचेंगे। तो इस पर हमारे जो वहाँ के गाइड भैया थे, जी हाँ गाइड भैया, क्योंकि उनको सब जगहों का बहुत अच्छे से पता होता था, उन्होंने ऐसी बहुत जगहें थी जो वो घूम चुके थे। तो उन्होंने बताया कि हम लोग जा सकते हैं और गाड़ी से जाना ज़्यादा बेहतर होगा। अब क्यों? क्योंकि रास्ते में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर जगह है जो हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने कैमरोस में कैद कर सकते हैं। यह सोचकर हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग 4 गाड़ियाँ बुक कर लेंगे और फिर हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तो गुवाहाटी से उदालगुड़ी तक का सफ़र बहुत खास था। हम लोगों ने बहुत ऐसी नई नई चीज़ें देखी, पूजा भी एंजॉय किया और हाँ, मैं तो दंग रह गई। असम में इतनी बड़ी तरीके से दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है और मैं ये सब देख के काफ़ी खुश थी। हम लोगों ने यह डिसाइड किया कि पहले दिन हम लोग पूरा बागान घूमेंगे, फिर अगले दिन हम लोग वहाँ के एक इंसान को जो कि उस एरिया को अच्छे से जानता हो, उनको हायर कर लेंगे हमारी जान पहचान के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था। और एक जगह भी बुक करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों को ठहरना पड़ेगा और 17 लोगों को तो कोई ऐसे ठहरने तो देगा नहीं। पर जब हम लोग बागान पहुँचे तब कुछ बहुत ही अलग हुआ। पहले तो लोगों ने हम लोगों को बहुत ही अच्छे से वेलकम किया और मैं तो देख के दंग रह गई थी कि इतने छोटे से गांव में लोगों का दिल कितना बड़ा होता है। उन लोगों ने कहा कि आप लोगों को कहीं पे जाके रहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे गेस्ट हाउस है जो कि हम लोग हर साल साफ़ करवाते हैं दुर्गा पूजा के वक्त भी, क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोग बाहर से आते हैं रहने के लिए, पर हम लोग पैसे नहीं लेते। पर पापा ने नहीं माना और पापा ने कहा कि नहीं, आप लोगों को तो चार्ज लेना ही पड़ेगा। पर उन लोगों ने साफ मना कर दिया। हम लोग तब भी रिक्वेस्ट करते रहे, फिर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप पैसे मत दीजिए बट फ़ोटो खींच देंगे तो चलेगा। मैंने कहा आइडिया तो इतना अच्छा नहीं है बट हम लोग फ़ोटो तो ज़रूर खींचेंगे। पापा ने फिर भी उन लोगों को कुछ पैसे थमा दिए और उन लोगों का धन्यवाद किया। 2011 का टाइम था, समय आजकल की तरह नहीं, देयर वाज नो ग्लोबल वार्मिंग टिल दैट रेंज और लोग बहुत अच्छे थे। मैंने तो पहला बार ये सब देखा था। बहुत ख़ास एरिया था और चाय की पत्तियों का खुशबू, उफ, कोई अगर जाए तभी जाके पता लगे। तो हम लोग जहाँ पे ठहरे हुए थे वहाँ से 2 घर छोड़ एक मकान था। पहले तो मैंने कुछ खास ध्यान दिया नहीं, पर जब भी हम लोग शाम के वक्त वहाँ पे जाने की कोशिश करते थे तो वहाँ पे हम लोगों को मना कर दिया जाता था और ये कह के मना कर दिया जाता था कि आप लोग वहाँ नहीं जा सकते, वो डॉक्टर का घर है और डॉक्टर साहब को एकदम पसंद नहीं कि कोई उनके घर के आसपास भी घूमे। पहले तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, फिर भैया ने समझाया कि देखो, गांव में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं, ये शहर नहीं है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे तो खैर पता नहीं। हम लोगों ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया था। बट उस दिन शाम के वक्त दादी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं दादी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। इसीलिए मैं शाम से लेके रात तक दादी माँ के कमरे में ही बैठी रही। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा घूमने नहीं गई थी, पर दादी माँ को छोड़ के जाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पर जब रात करीबन 8 बज रहे थे तब दादी माँ कुछ बोल रही थी या फिर नींद में बड़बड़ा रही थी और मुझे डर लग गया। मैं तब दौड़ के जाके पापा को बुलाई और मैंने पापा को सब बात बता दिया। तब पापा दौड़ते हुए जब रूम में आए तो पापा ने मुझे बोला कि तुम्हें आने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम कर सकती हो,
इस पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे आराम नहीं करना है, मैं दादी माँ के साथ ही रुकना चाहती हूँ। पर पापा ने मुझे डांट के वहां से भेज दिया। जब मैं कमरे से बाहर आ रही थी तब मैं बस यही सुन रही थी कि दादी माँ रूही रूही बोल के कुछ नाम दोहरा रही थी। तो तब मुझे याद आया कि अरे दादी माँ का तो नाम रूही ही है। तो मैं अपने रूम में चली गई। वो रात भी बीत गई। मैं अपने कैमरे में उस दिन की जितनी भी तस्वीरें थी सब देख रही थी और दादी माँ की भी 1-2 तस्वीर मैंने खींच ही ली थी। मैं जब तस्वीरें देख रही थी तो हमारे यहाँ की एक ही लड़की, मतलब मेरी उम्र की एक ही लड़की थी, उसका नाम था मायना। वो मेरे कमरे में आई। उसने मेरे साथ बैठ के काफ़ी सारी बातें की। उसने बताया कि उसे शहर बहुत पसंद है और वो जाना चाहती है। तो मैंने कहा कि अगर उसे आना है तो वो हमारे वहाँ पे आके रुक सकती है। ये सुनकर वो खुश हो गई। तब मायना के साथ बात करते करते मुझे उस डॉक्टर के लड़की के बारे में कुछ पता चला। पर एक बात तो मुझे हैरान कर गई कि उस डॉक्टर के लड़की का नाम भी रूही ही था। जब मैंने मायना को बताया कि मेरी दादी माँ नींद में रूही रूही बोल रही थी, तब मायना ने मुझे ये बताया कि शायद दादी माँ को रूही की याद आई होगी। आखिर वो उनकी कॉलेज के दिनों की पक्की सहेली जो थी। रूही गोगोई नाम था और वो दोनों गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में ही मिले थे। मुझे तब कुछ हैरान सा लगा। पापा का मुझे डांट के दादी माँ के रूम से भेज देना, फिर रूही गोगोई के पापा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलना। मैंने उस रात मायना से कुछ कहा तो नहीं और मैं सो गई। मैं बिस्तर में ही सोचने लगी कि मुझे रूही गोगोई और उनके पापा के बारे में जानना ही होगा, जैसे भी हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोई भी उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। ये सब सोचते सोचते कब आग लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं उठकर सीधे मायना के घर चली गई और वहाँ जाकर उसकी माँ से इधर उधर की बातें करने लगी। और जब मायना उठकर आई तो मैंने डॉक्टर का टॉपिक डायरेक्टली छेड़ दिया। उस पर उसकी माँ ने मुझे ये बताया कि डॉक्टर गोगोई के बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि उन्हें अशुभ माना जाता है। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तब आंटी जी यानी कि मायना की माँ ये बताती है कि क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची का कत्ल किया था, इसीलिए उनको अशुभ माना जाता है। कत्ल करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये सब बातें हो ही रही थी कि मायना के पापा वहाँ में आ गए और मुझे देखकर एक फीकी सी हंसी दी, पर मुझे पता था वो हंसी बनावटी ही थी। तभी आंटी वहाँ से उठकर अचानक से चली गई और मैंने सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। जब मैं घर जा रही थी तब रास्ते में तुकाराम काका मिल गए। मेरी क्यूरियोसिटी को तो मैं संभाल नहीं पा रही थी। आखिर मैंने डॉक्टर गोगोई के बारे में तुकाराम काका से पूछ ही लिया। इस पर तुकाराम काका पहले कुछ बताना तो नहीं चाह रहे थे, पर मेरी जिद के आगे हार मान के उन्होंने मुझे ये बताया कि डॉक्टर गोगोई और उनकी फैमिली के बारे में ये उदालगुड़ी बागान में कोई बात करना ही नहीं चाहता क्योंकि सब उन्हें अशुभ मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची का कत्ल किया था। यूं तो जब लाश मिली थी तो सबको लगा था कि ये सुसाइड है, रूही गोगोई ने आखिर खुद की जान ली थी। पर धीरे धीरे सबको ये महसूस होने लगा कि ये कोई सुसाइड नहीं था। आखिर डॉक्टर गोगोई ने अपनी बेटी का अपने हाथों से ही कत्ल किया था, पर कैसे और क्यों ये किसी को पता नहीं। मैं ये सब सुन रही थी, मुझे
मुझे तब भी मानो कुछ इन्फॉर्मेशन खटक रहा था। मैं और तुकाराम चाचा से पूछने वाली थी कि तभी काका ने मुझे कहा कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसके बारे में और किसी से नहीं बात करोगी। मेरा मन बैठ गया, पर मैंने कहा ठीक है, और काका ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। घर आते ही मैं सीधे दादी माँ के कमरे में चली आई और उनसे रूही गोगोई के बारे में डायरेक्ट में पूछने लगी। तभी दादी माँ ने मुझे उनके पर्स लाने को कहा, और जब मैंने उनको उनका पर्स दिया तो उन्होंने एक काली पोटली से एक बड़ा सुंदर सा रिंग निकाला। दादी माँ के आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि तुकाराम काका ने सही कहा था, मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ। मुझे अब ये सब नहीं जानना है। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ पे अभी रहना ही नहीं है। ये सब सोच ही रही थी कि दादी माँ ने मुझे बुला लिया। मैंने पहले उनसे कहा कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पर दादी माँ ने कहा कि क्यों, तुमको सुनना नहीं है कि आखिर ये रिंग और ये रूही है कौन? तब मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, पर मेरे मन ही मन में तो बहुत सारे सवाल थे जो आखिर दादी माँ ही जवाब दे सकती थी। तब वो कहने लगी कि ये रिंग उनकी नहीं है, ये रिंग है रूही गोगोई की, और इस रिंग पे जो नाम लिखा है वो भी उसका ही है। मैंने पहले हंसते हंसते ऐसे ही दादी माँ से पूछ लिया कि क्यों, आप आपके बेस्ट फ्रेंड से जलती थी क्या? दादी माँ हंसते हंसते चुप हो गई और बोली कि मैं जलती नहीं थी, पर मुझे उसे सॉरी बोलना था और ये मौका मुझे मिला ही नहीं। जब मैंने उनसे पूछा कि अगर ये रिंग आपकी नहीं तो फिर ये आपके पास क्या कर रही है, तब दादी माँ ने मुझे बताया कि ये कहानी 1970s से शुरू होती है, जब दादी और रूही गोगोई जो डिब्रूगढ़ से आई थी, दोनों कॉलेज में मिले थे, यानी कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। दोनों तो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन गए थे। लोग आस पड़ोस के ऐसे भी बोलते थे कि वो देखो, रूही स्क्वायर आ गई है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। उन लोगों के पसंद मिलते थे, उन लोगों का खाना, सब कुछ। वो लोग एक ही साथ में जाते थे, मानो दो बहनें ही हो। रूही गोगोई तब अक्सर एक लड़के के बारे में बात करती थी और ये कहती थी कि उसे ये लड़का बहुत पसंद है। इस पर दादी माँ ने रूही गोगोई को ये बताया कि देख के कहीं तेरा तोता कोई और ना उड़ा ले जाए, और दोनों खूब हंसते थे। जब दादी माँ की शादी पक्की हो गई थी, तब रूही गोगोई ने ये कहा था कि चलो अब तो ठीक है, तेरा भी पति इंजीनियर, मेरा भी पति इंजीनियर। तू जब शादी करके कोलकाता चली जाएगी तो एक जगह देख के रखना, और मैं अपने मिस्टर इंजीनियर के साथ कोलकाता जाके सेटल्ड हो जाऊंगी और हम रूही स्क्वायर मिलके एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलेंगे वहाँ पे। जिस दिन दादी माँ की सगाई थी, उस दिन सुबह सुबह रूही गोगोई उनके घर आ गई और सबसे छुपते छुपाते एक तस्वीर दादी माँ के हाथों में दे दी और शर्माते हुए कहा, ये है मेरे मिस्टर इंजीनियर। देखना, तस्वीर देखने के बाद तो फिर उसे पसंद करना मत शुरू कर देना। दादी माँ ने जब तस्वीर देखा तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि ये तस्वीर तो दादाजी की थी। दादी माँ ने तब रूही गोगोई से पूछा कि तुझे कोई गलत फहमी हुई है या फिर तू कोई गलत तस्वीर उठा ले आई है रूही? रूही ने कहा, नहीं तो, तुझे ऐसा क्यों लगता है? तभी दादी ने दादाजी की एक तस्वीर रूही को दी और उन्होंने कहा कि देख, ये है जिससे मेरी शादी होने वाली है। रूही गोगोई दादाजी की तस्वीर दादी माँ के साथ देख के आग बबूला हो गई और दादी माँ को इधर उधर की बातें सुनाने लगी। जब घर के सारे लोग वहाँ जमा हो गए तब रूही गोगोई वहाँ से चली तो गई, पर तभी दादी माँ के माँ और बाबा ने ये सोचा कि
आखिर ये बच्चियों के लाइफ का सवाल है, हमें पहले डॉक्टर गोगोई से जाके बात करनी ही पड़ेगी। ये सब डिसाइड हुआ ही था कि दादी माँ के माँ और बाबा डॉक्टर गोगोई के पास गए, ये बात करने के लिए कि आखिर इस मसले को सुलझाया कैसे जाए। जब डॉक्टर गोगोई से बात हुई तो डॉक्टर गोगोई ने ये कहा कि उन्हें कभी हमारे दादाजी पसंद थे ही नहीं, ये तो रूही की पागलपंती है, आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आप सगाई कीजिए, वो ऐसे ही संभल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दादाजी और दादी माँ की सगाई हो गई, 1 हफ्ते में शादी और वो लोग कोलकाता सेटल्ड हो गए। पर दादी माँ के मन में हमेशा रूही की याद सताती थी। दादी माँ हमेशा ये सोचती थी कि उन्हें रूही गोगोई से मिलके एक बार बात करनी ही है, पर दादी माँ को ये मौका कभी नहीं मिला। दादी माँ को परेशान देख दादाजी अक्सर उदालगुरी बागान में आया करते थे, क्योंकि ये सुनने में आया था कि रूही गोगोई ने अपना चैम्बर उदालगुरी बागान में खोला था। पर जब भी दादाजी आते थे, रूही गोगोई कुछ न कुछ कर उनको टाल देती थी और उनसे मिलती नहीं थी। पर एक बार रूही गोगोई जब दादाजी के सामने आई तो दादाजी हैरान रह गए, क्योंकि वो तब ना देखने में इतनी सुंदर थी और मानो बहुत कमज़ोर लग रही थी। तभी रूही गोगोई ने दादाजी को एक अंगूठी दी। ये वही अंगूठी है जो अब दादी माँ के पास हमेशा रहती है। रूही गोगोई ने वो अंगूठी दादाजी के हाथों में देते हुए ये कहा था कि तुम मेरे तो नहीं हो पाए, पर ये अंगूठी मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम मुझे याद करो, इस अंगूठी के थ्रू मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूं। पर दादाजी ने तो कभी रूही गोगोई को याद किया ही नहीं होगा शायद, क्योंकि दादाजी जब कोलकाता वापस आए तो उन्होंने ये अंगूठी दादी माँ को दे दी और दादी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। दिन गुजरते रहे, पर दादी माँ के मन में कभी शांति नहीं मिली। दादाजी ने फिर कोशिश की कि इस बार दादी माँ को लेके आखिर उदालगुरी बागान में आएंगे और डायरेक्टली हॉस्पिटल चले जाएंगे। पर जब भी दादाजी दादी माँ को लेके आती थी, तब रूही गोगोई कुछ न कुछ बहाना कर उस दिन छुट्टी ले लेती थी या फिर वहाँ पे रहती नहीं थी, पर वो दादी माँ से कभी मिलना नहीं चाहती थी। फिर जब पिताजी का जन्म हुआ तो दादी माँ ने कहा कि दादाजी फिर से गए थे उदालगुरी बागान। आखिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, पर तब पता चला कि रूही गोगोई अब नहीं रही। उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ ये किसी को पता नहीं। ये सब बातें हो ही रही थी कि पापा रूम में आए और दादी को मेडिसिन देकर सोने को कहा। मैंने भी सोचा कि अब बहुत हो गया। ये सब बातें सोच सोच कर मुझे और बुरा ही लगेगा। मैंने सोचा कि अब रूम में चली जाती हूँ और रेस्ट भी करना पड़ेगा, पर खाने का मन तो था नहीं। मन सवालों से घिरा पड़ा था, तो बिस्तर में मुझे सोते सोते नींद आ गई और पता ही नहीं चला कि इसके बाद क्या हुआ। जब मेरी नींद 2:45 बजे खुली, शायद 2:45 ही बज रहे होंगे, तो मैंने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में मेरे कमरे के इधर से उधर, उधर से इधर चल रही थी। पहले मैं उठी तो नहीं, लेकिन बाद में मैंने देखा कि उसकी रफ्तार बढ़ रही थी और एकदम से जब मैं उठकर उसको पकड़ने गई तो वो वहां से गायब हो गई। आखिर गई तो कहाँ? मैं हैरान परेशान थी। तभी मुझे अपने हाथों की तरफ जब मेरा नज़र गया तो मैंने देखा वो बड़ी सी अंगूठी मेरे हाथों में ही चमक रही थी। मैं तब कंफ्यूज्ड हो गई, कहीं मुझे ये सब चीज़ों का सपना तो नहीं आ रहा था
ये रूही गोगोई, ऊपर से ये अंगूठी, दादी माँ का वो कहानी कहना, रूही चक्रवर्ती, रूही गोगोई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठने से अच्छा है कि मैं उस घर में चली जाऊँ, क्या पता मुझे वहाँ पे जाके कुछ तो मिल सकता है। ये सोचकर मैं चुपचाप मेरे कमरे से निकल के उस डॉक्टर के क्वार्टर तक जाने लगी। मैं बस गेट खोलने ही वाली थी कि पीछे से मुझे किसी ने बुलाया। मैं जब पीछे मुड़ के देखी तो तुकाराम चाचा थे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो, वो भी रात को। फिर मैंने तुकाराम चाचा को सब बता दिया। ये सुनने के बाद तुकाराम चाचा ने मुझे कहा कि रात के वक्त यहाँ पे आना मना है। रात के वक्त क्या, दिन में भी यहाँ पे आना मना है। तुम समझने की कोशिश करो, ये जगह अच्छी नहीं है। फिर मैंने तुकाराम चाचा से कहा कि जो भी हो जाए, आपको मुझे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मुझे डॉक्टर गोगोई के बारे में सब बताने वाले हैं। तुकाराम चाचा ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, खबर रहे कि ये किसी और के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। मैंने कहा प्रॉमिस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगले सुबह की वेट कर रही थी। मुझसे तो मानो सब्र ही नहीं हो रहा था। जब अगले दिन तुकाराम चाचा से मुलाकात हुई तो तुकाराम चाचा ने कहा कि मुझे उनके घर जाना होगा, क्योंकि यहाँ बैठ के बोलना पॉसिबल है नहीं। मैंने कहा ठीक है। जब मैं तुकाराम चाचा के घर गई तब तुकाराम चाचा ने मुझे बिठाया और वहाँ का ही कुछ किताब होगा शायद, वो पकड़ा दिया। मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो कुछ भी लिखा था वो शायद उन लोगों के लोकल लैंग्वेज में लिखा होगा, पर था कुछ। किताब काफ़ी मोटा था। तुकाराम चाचा ने बोला कि इस किताब पे, यहाँ इस किताब के ऊपर लोग बहुत मानते हैं, और मैं इस किताब को छूकर ये कहूँ कि मैं ये सब बातें किसी और से नहीं बोलूँगी। मैंने कहा ठीक है। तब तुकाराम चाचा कहने लगे कि ये आज की बात नहीं, ये करीबन 1970s की बात है, जब पहली बार मेरी दादी और रूही गोगोई कॉलेज में मिली थी। बात ये ऐसी थी कि रूही गोगोई को दादाजी बहुत पसंद थे, और वो भी दादी माँ से शादी होने से पहले, बहुत सालों पहले से ही रूही गोगोई को दादाजी पसंद थे। जब दादाजी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे तब से रूही गोगोई को दादाजी पसंद थे। पर प्रॉब्लम ये था कि रूही गोगोई ने कभी कहा नहीं, क्योंकि रूही गोगोई को पता था कि उनके पापा कभी एग्री नहीं करेंगे। जिस दिन दादी माँ की सगाई थी उस दिन रूही ने सोचा था कि वो दादाजी को ये सब बता देंगी और वो दादाजी के साथ भाग जाएंगी। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके साथ क्या बुरा होने वाला है। तुकाराम काका और बताते हैं कि जब मेरे दादी माँ के मम्मी पापा उनके घर गए तो डॉक्टर साहब ने दादी माँ के मम्मी पापा को तो आश्वासन दे दिया, पर अपनी बेटी के साथ इससे बदसे बदतर बुरा सलूक और कोई पिताजी नहीं कर सकता। आखिरकार उनकी बेटी ने ये सोचा कि ऐसे रहने से अच्छा है कि वो मर जाए। और तभी मरने से पहले जब मेरे दादाजी वहाँ आए थे, रूही ने उनको कुछ दिया था, लेकिन क्या दिया था ये किसी को पता नहीं। तुकाराम चाचा चाय पीते पीते ये बोलने लगे कि रूही का मृत्यु ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, क्योंकि जब उसकी बॉडी निकाली गई थी तब उसके बॉडी को जलने की बू से उसकी बॉडी से जलने की बू नहीं आ रही थी, पर जैसे मानो अगर किसी का ऊपर का चमड़ा अगर पिघल जाता है या फिर गल जाता है एक
जैसी बदबू आती है वैसी बदबू उसके शरीर से आ रही थी। तब तो पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका पूरा शरीर जला हुआ था। इसके बाद से ये घर मानो शापित ही हो गया। मुझे सुन के ये बहुत बुरा लगा। फिर मैंने जब पूछा कि डॉक्टर साहब के साथ क्या हुआ, वो आखिर कैसे मरे, फिर तुकाराम चाचा ने कहा कि डॉक्टर साहब 1 हफ्ते के बाद अपने गांव गए हुए थे। फिर वो आते आते उनकी ट्रेन से धक्का लगकर मौत हो गई। मुझे डॉक्टर के बारे में भी सुन के बुरा लगा, पर मुझे रूही के बारे में सुनकर सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि ना उसे प्यार मिला था और ना ही दोस्ती। जब मैंने तुकाराम चाचा को मेरी उंगली में चमकता हुआ वो अंगूठी दिखाया तो तुकाराम चाचा तो मानो शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो वही अंगूठी है जो रूही गोगोई ने अपने ही शादी के लिए बनवाई थी। और उन्हें कैसे याद है, क्योंकि उस वक्त तुकाराम चाचा के पापा का एक सोने का दुकान हुआ करता था और ये अंगूठी उस समय की सबसे कीमती ज्वेलरी थी। पर ये मेरे हाथों में क्या कर रही थी? फिर मैंने तुकाराम चाचा को दादी के बारे में सब कुछ बताया। फिर तुकाराम चाचा ने मुझे फिर से आगाह किया कि मैं ये सब बातें किसी को ना बताऊं। शाम ढलने लगी और तुकाराम चाचा ने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करके आता हूँ। जब मैं घर पे आई तो मैंने देखा कि सब लोग पैकिंग कर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, अभी भी हम लोग की हॉलीडेज ख़त्म तो नहीं हुई? इस पर पापा मुझे गुर्राते हुए बोले, किसने कहा था तुम्हें डॉक्टर के घर जाने को? मैंने कहा कि मैं तो नहीं गई थी डॉक्टर के घर, आपको किसने बताया? फिर पापा कह रहे थे मुझे कि झूठ मत बोलो। मुझे मायना ने सब कुछ बता दिया कि तुम किस तरह छुप छुप के डॉक्टर के घर जाती थी। पर ये तो झूठ था। मायना को कैसे पता चला कि मैं डॉक्टर के घर जाती थी? हालांकि मैं जाती नहीं थी, पर उसने झूठ कहा ही क्यों? मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर पापा नहीं माने। जब वहाँ से पैकिंग कर हम लोग लौट रहे थे अपने गाड़ी में, फिर तुकाराम चाचा ने मुझे एक खत दिया और कहा कि जब मैं कोलकाता पहुँच जाऊँ तभी मैं इसको पढूं। जब मैं घर पे पहुँची और जब मैंने उस खत को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता तो चल गया, लेकिन तुम्हें ये कभी पता नहीं चल सकता कि तुम्हारी दादी को किसने और कैसे मारा था। तुम अभी भी शॉक्ड होगी, तुमको अभी भी लगेगा कि तुम्हारी दादी जिंदा है, पर तुम्हारी दादी को तो मैंने उसी दिन मार दिया था। पर तुम्हें तो बताना था, क्योंकि लाडली जो ठहरी तुम अपने दादाजी की। अब पहने रहना मेरी अंगूठी को अपने उंगलियों में। मैं भी देखती हूँ कितना दिन जिंदा रहती हो तुम। तुम्हारी रूही दादी माँ। आज तक मुझे वो खत डराती है और सताती है। दादी माँ उस शाम के बाद से जो आईसीयू में गई और कभी नहीं लौटी कोमा से। मैं पापा को ये खत दिखा तो नहीं सकती क्योंकि गलती मेरी ही थी। मैंने ही दादी माँ से जोर दिया था कि मुझे रूही गोगोई के बारे में जानना है। अगर मैं ये सब नहीं करती तो शायद आज ऐसा कुछ होता ही नहीं। तुकाराम चाचा ने ठीक ही कहा था कि हर साल जब भी डॉक्टर गोगोई या उसके लड़की के बारे में कोई भी जिक्र होता है तो कुछ न कुछ बुरा घटता है। आज इस घटना को बीते हुए बहुत साल हो गए। मेरी दादी अभी भी कोमा में हैं और डॉक्टर तो यही कहते हैं कि उनका लौटना नामुमकिन है। पर ये राज मैं राज ही रखना चाहूँगी। मेरे मन में अभी भी ये आशा है कि मैं किसी दिन जाऊँ उस बागान में अकेले और रूही गोगोई को खींच कर बुला लाऊं और ये बोलूं कि मेरी दादी माँ की कोई गलती थी नहीं, तुम्हारे पापा ही दोषी थे।
अगर तुम पहले बता देती तो मेरी दादी माँ तो दादाजी से शादी करते ही नहीं, वो तो तुम्हारी सहेली थी। पर पता नहीं मैं ये कब कर पाऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। आज की कहानी को भेजा है श्यामला चक्रवर्ती ने। और अगर आप भी हमें आपके साथ घटी ऐसी कोई घटना या किस्सा शेयर करना चाहते हैं तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप हमें लिख भेज सकते हैं मेल www.bhutkisachchikahani.com पर। थैंक यू।